Hello guys, welcome back to yet another session on general problems in physics or problems in general physics written by IE Roto। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो इसमें हमने दो लेक्चर्स इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं और उन दो लेक्चर्स में हमने क्या चीज़ डिस्कस की है। तो पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि किस तरीके से जो फिजिकल फंडामेंटल्स है मैकेनिक्स का उसको हमने किस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लाइक काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी इस पर किए हैं। टू बी प्रिसाइज हमने इस पर 3 क्वेश्चंस किए हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम और 3 क्वेश्चंस इसके रिलेटेड करेंगे। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है। आई एम गोइंग टू बी योर एजुकेटर हियर एट जान अकेडमी। सो लेट अस हेड टू द क्वेश्चंस। सो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने पहले वो क्वेश्चंस 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1.4 करना है। तो चलिए इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन see how to solve this particular question. So the question states that a point moves rectilinearly in one direction. Figure 1.1, which is shown here, shows the distance s traversed by the point as a function of time t. Using the plot, find the average velocity of the point during the time of motion. The second, the maximum velocity, and the third, the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the time first t naught seconds. तो that was the रीडिंग ऑफ इट। सो इसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ये पहले बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में। और चूंकि रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पर हमें ये चीज पता चल रहा है कि ये फिगर जो 1.1 है ये हमें बताता है कि ये किस तरीके से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है विद टाइम। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये जो मोशन है ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि ये एक ही स्पीड या वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। पहले ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो फिर ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो फिर तेजी से ये चल रहा है, फिर ये रुक रहा है। तो इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट, चूंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो पैरेलल हो रहा है टाइम एक्सिस को, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रुक रहा है। तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चल रहा है इस पॉइंट तक। सो दैट इज द डिस्टेंस during which the object or the point object is in motion. तो अब इसी प्लॉट का यूज करके आपको क्या बताना है कि आपको ढूंढना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है पॉइंट की मोशन के दौरान। तो मोशन कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर इस पॉइंट तक मोशन है। तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 2 मीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स। और इसके साथ आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढनी है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो ओवर द टाइम चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो बीच में कहीं पर मैक्सिमम हो रही होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ढूंढनी है। और आपको टाइम इंस्टेंट टी नॉट ढूंढना है, जिस टाइम इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और उस टाइम इंस्टेंट तक जो एवरेज वेलोसिटी आती है बॉडी की वो इक्वल होगी। तो उस टाइम इंस्टेंट को आपको ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज अ बिट सिंपलर क्वेश्चन। तो चलिए लेट अस हेड टू द सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमें क्लियरली यहाँ से ये मालूम हो रहा है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है या पहले ही बताया कि टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो है 2.0 मीटर, जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। साथ ही जो टोटल टाइम इसको लग रहा है मोशन में वो 20 सेकंड है, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। तो बाई डेफिनेशन हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल टाइम टेकन है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो तो जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म लाइक दिस। जो ये एंगुलर ब्रैकेट वी है ये एवरेज वेलोसिटी देता है, जो एस है ये टोटल डिस्टेंस कवर देता है, और जो टी है ये टोटल टाइम टेकन दे रहा है। और जहां तक हम ग्राफ पर अगर हम नजर डालेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो है 2 मीटर्स, और जो टोटल टाइम टेकन है वो है 20 सेकंड। क्योंकि मोशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है, तो यहाँ पर रेस्ट पर है, फिर से यहाँ पर रेस्ट पर आ रहा है। तो इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, s इज इक्वल टू 2.0 एंड t इज इक्वल टू 20। सो इनको डिवाइड करके मुझे मिलेगा 1.0.1 मीटर पर सेकंड। सो दैट वाज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम नोटिस क्या करते हैं, जो सेकंड पॉइंट हमें नोटिस करना है या जो सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कि ढूंढने को, वो है अबाउट द मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले ही आपको ग्राफिकली पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हम किस तरीके से देते हैं। तो ग्राफिकली हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप से ऑफ द टेंजेंट और द सीकेंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंजेंट का स्लोप देखना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सीकेंड का स्लोप देखना है। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे देखना होगा, इस ग्राफ को स्टडी करके मुझे बताना होगा कि स्लोप कब मैक्सिमम होगा, या तो सीकेंड का या तो टेंजेंट का। और इसी एनालिसिस को करते हुए हम ये नोटिस करते हैं कि इस इनिशियल सेगमेंट पे टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है, इस पर भी टेंजेंट का स्लोप कम है, लेकिन इस बीच वाले रीजन में जो टेंजेंट का स्लोप है या जो ग्राफ का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से इस वाले रीजन में जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम टाइम इंस्टेंस नोट करेंगे, 10 है, 14 है, और डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस नोट आउट डाउन करेंगे तो 0.4 है और 1.4 है। तो इन्हीं चीजों का यूज करके
वी कैन क्लेम कि यहाँ पर जो स्लोप है, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम है एट द टाइम इंस्टेंस 10 एंड यहाँ पर 1.4 लिखा गया है, इट इज 14 सेकंड एक्चुअली, सो इट इज अ मिस्टेक हियर। सो इसी चीज को यूज करके मैं ये कहूंगा कि जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो स्लोप के बराबर है, अगर आपको स्लोप पता होगा, स्लोप होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो यहाँ पर s2 माइनस s1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो की बराबर s2 माइनस s1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो अगर मैं यहीं पर इसको सब्स्टिट्यूट करूं कि S2 का वैल्यू डालूँ, S2 का वैल्यू है 1.4, S1 का वैल्यू डालूँ वो है 0.4 जो यहाँ पर मैंने डाला है, T2 का वैल्यू डालूँ जो 14 है और T1 का वैल्यू डालूँ जो 10 के बराबर है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट Vm इज इक्वल 1.0 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.25 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की या पॉइंट ऑब्जेक्ट की, इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 0.25 मीटर पर सेकंड। सो दिस वाज द सेकंड केस। और जो थर्ड केस है वो आपको ये बता रहा है कि आप वो टाइम इंस्टेंट ढूंढिए, इस ग्राफ को स्टडी कीजिए और वो टाइम इंस्टेंट ढूंढिए जिस टाइम इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो और जिस टाइम इंस्टेंट तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था पीछे कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हम दिखाते हैं स्लोप से, किसके स्लोप से, टेंजेंट के स्लोप से, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस उस वक्त तक क्या कवर हुई है और टोटल टाइम कितना लगा है, या सेकंड का स्लोप आपको देखना होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चूंकि स्लोप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चूंकि टेंजेंट के स्लोप से दी जाती है, तो वो हम लिख सकते हैं ds by dt। तो ये कह रहा है कि ds by dt मतलब गिवन दैट एट टाइम t नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो टाइम t नॉट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, तो ds by dt होगा बराबर v एवरेज जो है बराबर s डिवाइडेड बाय t नॉट। तो ये s डिवाइडेड बाय t नॉट क्यों आ गया, उसी तरीके से चूंकि मुझे सीकेंड का स्लोप देखना है तो इनिशियल पॉइंट तो हमेशा यही रहेगा। आपको एक ऐसा फाइनल पॉइंट देखना है जिस जो फाइनल पॉइंट इसको टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, तो उस वो टेंजेंट भी होगा एक पॉइंट पर और इस कर्व का सीकेंट भी होगा, तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट तक और उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम इसकी ड्राइंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये टच कर रहा है ग्राफ को कहां पर, एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 16, 1.8। तो इसी चीज को नोटिस करते हुए हमें टाइम इंस्टेंट मिलता है कि टाइम इंस्टेंट टी नॉट जो है वो 16.8 सेकंड के बराबर है। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको खाली ग्राफिकल ट्रीटमेंट के बारे में था कि किस तरीके से हम ग्राफिकली ट्रीट कर सकते हैं क्वेश्चन को और ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। लेट मी रीड द क्वेश्चन आउट। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 at the initial moment. Their radius vectors are r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? तो कह रहा है कि आपके पास दो पार्टिकल्स है 1 और 2 और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे हैं, मतलब वो यूनिफॉर्मली चल रहे हैं, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। एट द इनिशियल मोमेंट मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर द रेडियस वेक्टर्स मीनिंग पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। तो इनिशियली वो पोजीशन वेक्टर r1 और r2 पर है। हाउ मस्ट दीस फोर वेक्टर्स v1 v2 r1 एंड r2 बी रिलेटेड सो दैट पार्टिकल्स कोलाइड। तो कहने का मतलब है कि ये जो चार वेक्टर्स है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए ताकि किसी टाइम के बाद एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सके। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में पहली चीज हम ये सपोज करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर आफ्टर द टाइम t, देन बोथ ऑफ देम वुड हैव द सेम फाइनल पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं कि टाइम t के बाद ही कोलाइड करेंगे। तो जब ये टाइम t के बाद कोलाइड कर रहे हैं तो इनका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो तो सेम होगा, क्योंकि टाइम t के बाद इनको कोलाइड करने के लिए पोजीशन वेक्टर सेम रखना होगा, तो तब वो उसी टाइम पर उसी पॉइंट पर होंगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि टाइम t के बाद ये एक ही पोजीशन मतलब कोलिजन हो रहा है, तो इनका पोजीशन वेक्टर एक ही होगा। इस तरीके से देख लीजिए। तो ये डायग्राम है, तो ये पहले पार्टिकल इनिशियली इधर था और ये पार्टिकल इनिशियली इधर था। तो टाइम t के बाद क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो टाइम t के बाद ये पार्टिकल इधर पहुंच गया और ये पार्टिकल भी टाइम t के बाद इधर पहुंच गया, तो इधर इनका कोलिजन हो रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इसने कवर किया ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम v1 t और ये होता है बराबर v2 t के बराबर। तो ये इनका फाइनल पोजीशन वेक्टर है जो कॉमन पोजीशन वेक्टर है। इसी चीज के सहारे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि बाय इक्वेशन ऑफ मोशन ये चीजें कही जा सकती है कि जो ये r1 है फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये होता है बराबर वेक्टर r1 प्लस वेक्टर v1 t, या ट्राइंगल लॉ का भी यूज आप कर सकते हो। और सिमिलरली वेक्टर r, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं या इस पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, तो वेक्टर r होता है बराबर वेक्टर r2 प्लस v2 टाइम्स t। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहा हूं। तो चूंकि ये दोनों जो है ये दोनों चीजें मुझे एक ही पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं करूंगा क्या, मैं इनको कंपेयर करूंगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी एंड अप गेटिंग वेक्टर r1 प्लस v1 t जो मैंने इधर लिखा है इज इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस v2 t जो मैंने इधर लिखा है। तो इसी को ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो जो ये v2 t है इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं और
R1 को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है V1t माइनस V2t इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर मैं t को कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है V1 माइनस V2t इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम रख रहा हूँ। तो इसी इक्वेशन में मैं दोनों साइड से मॉडुलस लूंगा क्योंकि मुझे टाइम ढूंढना है। तो जब मैंने दोनों साइड से मॉडुलस लिया तो मुझे इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है v1 माइनस v2 टाइम्स t इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू ढूंढेंगे तो ये जो v1 v2 इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो t इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइड बाय v1 माइनस v2 अलोंग विद द मॉडुलस। तो ये तो टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हम इसी एक्सप्रेशन को जो हमें यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन मिला इसको हम वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग बैक दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन इनटू द इक्वेशन नंबर 3 तो मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा v1 minus v2 times mod of r2 minus r1 divided by v1 minus v2 is equal to r2 minus r1। तो ये जो r2 minus r1 है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है v1 minus v2 divided by mod of v1 minus v2 time is equal to r2 minus r1 by mod of r2 minus r1। तो इसको और करके लिखेंगे r2 minus r1 is equal to mod of r2 minus r1 is equal to v1 minus v2 divided by mod of v1 minus v2। तो यही रिलेशन होनी चाहिए। तो ये जो चार वेक्टर्स थे तो ये वेक्टर्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए ताकि ये जो पार्टिकल्स है कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ कोलाइड करे। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1.6 है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन मैं पहले रीड आउट कर लेता हूँ। A ship moves along the equator to the east with velocity v naught equal to 30 kilometers per hour. The southeastern wind blows at an angle phi equal to 60 degree to the equator with velocity v equal to 15 kilometers per hour. Find the wind velocity v prime relative to the ship and the angle phi prime between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship। तो ये रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। पहले समझ लीजिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन डायग्रामेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर ईस्ट विद वेलोसिटी। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन ली है और ये जो लाइन है, जो ये वेस्ट टू ईस्ट वाली लाइन है, ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, तो ये हमारा इक्वेटर है क्योंकि ये शिप इक्वेटर पर ही चल रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो शिप है ये ईस्ट की तरफ चल रहा है वेलोसिटी v नॉट से, तो जिसको मैंने इस वाले वेक्टर से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। साथ ही साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल फाइव। तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से विंड ब्लो हो रही है। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन का मतलब ये जो डायरेक्शन, यहाँ से विंड ब्लो हो रही है, ऐसे जा रही है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से विंड ब्लो हो रही है इस तरीके से, तो जिसको मैंने इस वाले वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। और वो विंड जो है वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द, और इसकी वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द विंड वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू द शिप। तो अब आपको करना क्या है, ये तो था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्थ, अब आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। अब आपको यही सिचुएशन देखनी है शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और आपको ये बताना है कि जो विंड की वेलोसिटी है वो शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, और शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो जो विंड वेलोसिटी है वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बनाती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप। तो ऑब्वियसली अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पता होगा, अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है विंड की और ये वेलोसिटी है शिप की, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा विंड वेलोसिटी माइनस शिप वेलोसिटी, जो हमें ये वाला वेक्टर देता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो वेक्टर है यही आपको रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है शिप की विद रिस्पेक्ट टू द, या विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि वी नॉट वी वन लेबलिंग, और जो एंगल्स हमारे पास दिए गए थे वो एंगल्स कुछ इस तरीके से मैं मान रहा हूँ कि ये जो एंगल है जो विंड बना रही है इक्वेटर के साथ वो फाई है, वो इसने दिया है कि वो 60 डिग्री के बराबर है। और ये जो एंगल है जो रिलेटिव वेलोसिटी जो विंड की है विद रिस्पेक्ट टू द शिप, वो मैंने फाई डैश से नोट किया है, और इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो मैंने थीटा से नोट किया, मतलब एंगल इनके बीच में थीटा है। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये चीज नोट कर लेते हैं कि जो फाई प्लस थीटा है, फाई प्लस थीटा पाई के बराबर है, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा होता है बराबर पाई माइनस फाई, बिकॉज फाई इज गिवन, थीटा वी कैन फाइंड। तो इसी को चेंज करते हुए हम क्लियरली ये देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है विंड की विद रिस्पेक्ट टू द शिप, जैसा कि मैं कह रहा था, वो होता है बराबर v प्राइम, वो होता है फाइनल विंड की वेलोसिटी माइनस शिप की वेलोसिटी, और वो इस डायगोनल से ही दिया जाता है ऑफ द ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम, जो मतलब सेकेंडरी डायगोनल है। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो जो प्राइमरी डायगोनल होता है वो एडिशन देता है, सेकेंडरी डायगोनल मुझे सबट्रैक्शन देता है, तो ये मुझे सबट्रैक्शन ही डिनोट कर रहा है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमें ये चीज पता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर है, क्योंकि डिफरेंस है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v नॉट v cos थीटा, जो इनके बीच में एंगल है।
इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चूंकि हमने पीछे देखा है कि या यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि जो थीटा है वो है बराबर पाई माइनस फाई, तो वही सब्स्टिट्यूशन में थीटा की यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन है v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v नॉट v cos पाई माइनस फाई। इसी को सॉल्व करेंगे, चूंकि आपको ये चीज याद रखनी है कि cos पाई माइनस फाई होता है माइनस cos फाई, बाहर अपना माइनस है और cos पाई माइनस फाई एक और माइनस साइन ला रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर आपको cos फाई, क्योंकि cos पाई माइनस फाई इज इक्वल माइनस cos फाई, तो एक्सप्रेशन ये आ रहा है v प्राइम इज इक्वल अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस 2 v नॉट v टाइम्स cos फाई। अब खाली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है इसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो चूंकि v नॉट तो इसने वही से दिया है कि वो 30 है, तो ये v नॉट स्क्वायर आएगा 30 स्क्वायर, ये v इसने 15 दिया है तो 15 स्क्वायर, और 2 तो 2 अपनी जगह, v नॉट 30 v 15 और जो फाई है वो 60 डिग्री के बराबर है। इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे इट इज गोइंग टू बी the expression is going to transform like this. 30 square is 900, 15 square is 225, 2 into 4, 150 and cos 60 is equal to 1 by 2. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है v प्राइम, it is going to be equal to under root 1125 plus 450 which is equal to under root 1575, that is equal to 39.69 kilometers per hour. तो जो विंड है, अगर मैं बोट पे हूँ तो विंड की वेलोसिटी मुझे 39.69 किलोमीटर पर आवर महसूस होगी। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब देखेंगे कि किस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी चल रही है, या विंड की वेलोसिटी जो विंड की वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन इक्वेटर के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, साइड डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल इज गोइंग टू बी द सेम। तो लॉ ऑफ साइन का अगर मैं यूज करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो v प्राइम है, v प्राइम डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा बराबर v डिवाइडेड बाय cos साइन फाइव प्राइम, और उसी तरीके से लिख सकते हैं ये होता है बराबर वी नॉट टाइम्स दिस पर्टिकुलर एंगल। तो लॉ ऑफ साइन का अगर मैं यूज करूंगा तो वी प्राइम बाई साइन थीटा होता है बराबर वी डिवाइडेड बाई साइन फाइव। इसको रीअरेंज करूंगा तो साइन फाइव ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन फाइव प्राइम आएगा बराबर वी बाई वी प्राइम टाइम्स साइन थीटा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा है बराबर साइन पाई माइनस फाइव, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और खाली वैल्यूज डाल देंगे, क्योंकि जो साइन पाई माइनस फाइव होता है वो होता है साइन फाइव के बराबर, और साइन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2, और जो अंडर रूट 3/2 है उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से है, और ये जो है v बाई वी प्राइम उसका वैल्यू ये आता है, क्योंकि v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है 30 और 15 सॉरी, और जो v प्राइम का वैल्यू है वो हमने यहाँ पर 39.69 निकाल के रखा है। तो इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आता है। तो अगर आप इसको इसका साइन इनवर्स ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि इसका साइन इनवर्स 19.10 डिग्री के आसपास होता है। तो जो साइन ऑफ 19.10 डिग्री होता है वो 0.3273 होता है। तो दैट इज कि जो 5 प्राइम है, साइन साइन कट जाएगा तो 5 प्राइम आता है 19.10 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि एक तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी और जो इक्वेटर के साथ ये एंगल बना रहा है वो भी चेंज हो रहा है। पहले 60 डिग्री एंगल बना रहा था, लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम द शिप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मुझे ये मतलब अगर मैं एंगल देखना चाहता हूँ तो मुझे खाली 19.10 डिग्री एंगल मिलेगा। ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ दैट इज द केस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड see you in the next lecture. Until then, take care and bye bye.